हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने वाला हूं। तो इससे पहले वाले टॉपिक्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो वीडियोज़ के, और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी वीडियोज़ के एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो। साथ में ही इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से कंप्लीट वीडियोज़ को देख सकते हो अगर आपको इससे पहले वाले टॉपिक की नीड होती है तो चलिए देरी ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है और इम्प्लांटेशन क्या है। देखो, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने वाली प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म ओवम के साथ में फ्यूज होगा, फ्यूज होने का मतलब जुड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जुड़ने के बाद में, दोनों के जुड़ने के बाद में यहाँ से बनता है जायगोट। और जो जायगोट होता है जब एंड्रोमीट्रियम लेयर के साथ में एम्बेडेड होता है, तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ से टॉपिक है, ड्यूरिंग कपलेशन सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना इंसेमिनेशन। कपलेशन के टाइम पे या कोइटस के टाइम पे जब मेल और फीमेल की मेटिंग होती है, दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, उस टाइम पे जो पेनिस होता है वो वेजाइना में होता है, और वेजाइना के अंदर वो अपने स्पर्म को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जिस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन भी बोल सकते हैं। या फिर हमने आर्टिफिशियल तरीके से, इंसेमिनेशन तरीके से स्पर्म को वेजाइना के अंदर रिलीज करवा दिया है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। अब आपको पता है स्पर्म के अंदर 40% स्पर्म जो होते हैं बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं। तो वो पास थ्रो सर्विक्स, इंटर इनटू यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस। वो सर्विक्स से पास होकर के यूट्रस में पहुंचेंगे, और यूट्रस से भी आगे वो इस्थमस जंक्शन पे पहुंचेंगे, जहाँ पे एम्फूला इस्थमस जंक्शन है। एम्फूला इस्थमस जंक्शन क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है आपका। एम्फूला पार्ट है फेलोपियन ट्यूब में, इस्थमस पार्ट है फेलोपियन ट्यूब में। ये मैंने आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी वीडियोस बनवाई हुई है उसके अंदर आपको अच्छे से समझाया हुआ है, एम्फूला इस्थमस जंक्शन। इसको समझने के लिए, पूरे टॉपिक को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर वीडियोज़ को देख सकते हो। तो जो एम्पूला इस्थमस जंक्शन होता है, यहाँ तक क्या पहुँचता है? स्पर्म पहुँचता है। द ओवम रिलीज बाई ओवरी इज ट्रांसपोर्ट टू दी एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन। उधर से ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वो भी आपका एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन के पास पहुँचता है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो आपका एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन आपका फर्टिलाइजेशन की जगह है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। एम्फूला और इस्थमस के बीच में बिल्कुल जो, जहाँ पे एम्फूला ख़त्म होता है और इस्थमस स्टार्ट होता है, उसको हम एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका जो एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी एनसीईआरटी में आपको एम्फूला दिया हुआ है ओनली, और किसी एनसीईआरटी में आपको एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछता है, तो आप अगर ऑप्शन में एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन दिया हुआ तो आप एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन ही करोगे, और अगर एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन नहीं दिया हुआ है, एम्फूला दिया हुआ, तो आप एम्फूला करोगे। ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, केवल एक ही ऑप्शन में से देखने को मिलेगा आपको। फर्टिलाइजेशन कैन only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the एम्फुलरी isthmus junction। फर्टिलाइजेशन केवल तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म एक ही टाइम पर, साइमल्टेनियस का मतलब एक ही समय पर, एम्फुलरी isthmus जंक्शन में पहुंचते हैं। दिस इज रीजन वाई नॉट ऑल कपलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यह रीजन है क्योंकि यहाँ से जो कपलेशन होता है, सभी कपलेशन के अंदर ये रीजन है एक बहुत बड़ा, सभी कपलेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि स्पर्म और ओवम जो है वो एक ही टाइम पर नहीं, सेम टाइम पर नहीं पहुँचेंगे। जब सेम टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब सेम टाइम की बात करूँ मैं, अगर सेम टाइम की आपको टाइम की बात बताऊँ, अगर स्पर्म 2 दिन पहले से, मान लो 14वें दिन ओवम आया है, और स्पर्म क्या करता है, स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 2 दिन तक स्पर्म लाइव रह सकता है, जिससे कि अगर 12वें दिन भी स्पर्म आया हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी।
बट यहाँ पे साइमल्टेनियसली बोला, वो बस शो कर रहा है बात को, कम्प्लीटली नहीं बता रहा है कि एक ही टाइम पर होना चाहिए। अगर 2 दिन पहले से भी स्पर्म आया हुआ और ओवुलेशन होता है तो वहाँ से भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दूसरा, आपका जो ओवम होता है वो 12 से लेकर के 24 घंटे तक जीवित रहता है। इसकी जो लाइफ है वो 12 से 24 घंटे तक है। और अगर 14वें दिन से 15वें दिन के बीच में भी कपलेशन होता है, कोइटस होता है, तो उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। बट बहुत सारे केसों के अंदर केवल यहाँ पे आपको 2 दिन देखने को मिल रहे हैं प्रेगनेंसी होने के, बाकी के दिन के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसलिए हर टाइम पर जो प्रत्येक कपलेशन होता है, प्रत्येक कपलेशन के अंदर प्रेगनेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि महीने के अंदर केवल 2 या 3 दिन का, 2 से 3 दिन का चांस होता है प्रेगनेंसी होने का। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। अब यहाँ से केवल आपको इंट्रोडक्शन में नॉर्मली बताया था, अब यहाँ से प्रोसेस समझा रहा है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म एक ओवम के साथ में फ्यूज होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जो स्पर्म होता है वो ओवम के कांटेक्ट में आता है। सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है? जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। अब ये आपको यहाँ पे ओवम का डायग्राम दिया हुआ है, एक बार अब इस ओवम को डायग्राम को आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो ये सेल बनी हुई है बाहर की तरफ, इन सेल को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये सेल कुछ नहीं है, ये सेल वही सेल है जो ग्रेनुलर सेल्स की जो ग्रेनुलर लेयर होती है उनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें से कुछ सेल्स ओवम के साथ में चिपक करके आ जाती हैं। उन सेल को हम कोरोना रेडिएटा यहाँ पे नाम दे रहे हैं। इसके बाद में आपको जो ये ग्रीन कलर की जो आपकी ये लेयर बन रही है इसको हम जोना पेलुसिडा लेयर बोलेंगे। ये जोना पेलुसिडा लेयर होती है और इसके अंदर आपको जो जोना पेलुसिडा होती है वो क्या काम करवाती है? वो स्पर्म की एंट्री करवाने में हेल्प करती है जोना पेलुसिडा। इसके अंदर सबसे अंदर हम देखेंगे तो सबसे अंदर ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दी हुई है, ये इस लेयर को हम बोलते हैं विटलाइन लेयर। इस लाइन को हम विटलाइन लेयर बोलेंगे। और आपका जो यहाँ पे पिंक कलर में जो दिखाया हुआ है ये स्पेस है, ये विटलाइन लेयर और जोना पेलुसिडा के बीच में स्पेस है। इस स्पेस को हम प्री विटलाइन स्पेस का नाम देते हैं। तो यहाँ से आइए अब समझते हैं आगे की तरफ लाइन बाय लाइन। जो जोना पेलुसिडा लेयर होगी ओवम की एंड इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये क्या काम करता है? यहाँ से मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजिंग, जोना पेलुसिडा जो होगा इसके अंदर कुछ चेंजिंग होंगे जब एक स्पर्म इंटर कर जाएगा। जब एक स्पर्म इसके अंदर इंटर कर जाएगा तो ये बाकी के स्पर्म को इंटर नहीं करने देगा। तो वहाँ से क्या होगा? इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होंगे जिससे कि एडिशनल स्पर्म जो होंगे, जो ज़्यादा स्पर्म जो होंगे उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा। इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हम इस बात को मानते हैं कि जो एक स्पर्म होता है वो एक ही ओवम के साथ में फर्टिलाइज करता है। द सीक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से देखेंगे अब हम सबसे पहले जो क्या होता है, जो आपका एक्रोसोम जो निकलता है आपका स्पर्म के हेड से एक्रोसोम, तो वो एक्रोसोम की हेल्प से क्या काम करता है? स्पर्म जोना पेलुसिडा के अंदर इंटर करता है। तो जो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं, जोना पेलुसिडा के पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ZP3 रिसेप्टर, मतलब जोना पेलुसिडा रिसेप्टर। ये जोना पेलुसिडा रिसेप्टर क्या काम करते हैं? ये चेक करते हैं कि भाई ये मेरी ही स्पीशीज़ का स्पर्म है या फिर अदर स्पीशीज़ का स्पर्म है। तो ये चेक करेंगे पहले अपने एंजाइम, अपने हार्मोन छोड़ करके। वहाँ से जैसे ही चेक हो जाएगा तो चेक होने के बाद में ये उस स्पर्म को एंट्री करवा देंगे। जब केवल ये एक ही स्पर्म को एंट्री करवाएंगे, उससे ज़्यादा स्पर्म को एंट्री नहीं करवाएंगे। जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होगी विटलाइन मेम्ब्रेन तक एक स्पर्म पहुँचेगा, तो विटलाइन मेम्ब्रेन अपना एंजाइम छोड़ करके, अपना हार्मोन छोड़ करके, सॉरी एंजाइम नहीं हार्मोन, एंजाइम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हार्मोन ही काम करेंगे यहाँ पे अपना हार्मोन छोड़ करके वो क्या काम करेगा? वहाँ से ZP3 रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन देगा और ZP3 रिसेप्टर वहाँ से फिर किसी भी स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब स्पर्म कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा तो वहाँ से जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ही स्पर्म की एंट्री हो पाती है केवल। तो आप देख रहे हो यहाँ से जब स्पर्म की एंट्री हो चुकी है तो स्पर्म साइटोप्लाज्म के अंदर गया, फिर वहाँ से जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म गया तो वो जोना पेलुसिडा को उसने तोड़ा है।
सबसे पहले उसने जोना प्लूसिडा को तोड़ा है, फिर वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा है, और उसके थ्रू फिर वो बाद में गया आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो जैसे ही आपके स्पर्म की एंट्री हुई है, सेम उसी टाइम पर आपका जो सेकेंडरी oocyte था उसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। जब उसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो वहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? एक तो निकलेगी सेकंड पोलर बॉडी, और एक बड़ी जो बॉडी होगी उसे हम नाम देंगे ओवम। असलियत में रियल में जो ओवम बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? केवल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है। तो अब से पहले हमने जो ओवम को सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम का नाम देते आ रहे थे, बट यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवीजन होता है इस टाइम पे। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट द ओवम फ्यूज टुगेदर फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। जो आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का, स्पर्म के अंदर हैप्लॉइड है, ओवम के अंदर भी हैप्लॉइड है, तो वो आपस में दोनों फर्टिलाइज होते हैं, और आपस में दोनों फर्टिलाइज होने के बाद में दोनों का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, क्योंकि स्पर्म ने क्या काम किया? अपने न्यूक्लियस को अंदर छोड़ दिया, और ओवम ने भी, अब ओवम का न्यूक्लियस तो उसके अंदर है ही, तो दोनों मिले, दोनों ने मिल करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाया। हाउ मैनी क्रोमोजोम्स विल बी देयर इन जाइगोट? तो आपको पता है कि वहाँ से जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोजोम्स हो सकते हैं, तो आप बताइए कितने क्रोमोजोम हो सकते हैं जाइगोट के अंदर। तो स्पर्म में 23 क्रोमोजोम है, वो हैप्लॉइड है। ओवम में भी 23 क्रोमोजोम, वो हैप्लॉइड है, तो दोनों डिप्लॉइड बने तो 46। तो जो 46 क्रोमोजोम वाली एक सेल बनी, उस सेल को हम डिप्लॉइड जाइगोट का नाम दे रहे हैं। इसके बाद में आपका कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ डिसाइड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। तो यहाँ से अब आपको यहाँ से एक याद रखना है कि जो सेक्स, जो बेबी का जो सेक्स है वो कौन डिसाइड करता है। लेट अस सी हाउ। अब हमें आप देखते हैं कैसे डिसाइड होता है। तो इसके बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि मेल के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम, एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम होते हैं। जब मेल का गैमीट, हैप्लॉइड गैमीट फीमेल के ओवम से फ्यूज होता है, तो मेल का जो हैप्लॉइड गैमीट होगा वो स्पर्म होगा, फीमेल का जो हैप्लॉइड गैमीट होगा वो ओवम होगा। तो अगर मेल के हैप्लॉइड गैमीट के पास में एक्स क्रोमोजोम है, दोनों में से हमेशा 50% क्रोमोजोम को कैरी करेगा, स्पर्म भी और ओवम भी। स्पर्म के पास में भी 50% क्रोमोजोम होंगे और ओवम के पास में 50% क्रोमोजोम होंगे। तो अगर मेल का क्या काम करता है? एक्स क्रोमोजोम को कैरी करता है या फिर वाई क्रोमोजोम को कैरी करता है, तो 50-50% चांस रहेंगे। अगर एक्स क्रोमोजोम को कैरी करेगा तो वहाँ से एक्स बनेगा, क्योंकि फीमेल के अंदर तो दोनों एक्स हैं। और अगर वाई क्रोमोजोम को कैरी करता है तो वहाँ से एक्स वाई बनेगा। और अगर एक्स बनता है जाइगोट के अंदर तो वो वहाँ से फीमेल बेबी होगा, और अगर वहाँ से एक्स वाई बनता तो वहाँ से मेल बेबी होगा। ये थोड़ा ईजी है इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए। तो आगे चलते हैं हम मेन जगह पे। तो यहाँ से अब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन होने के बारे में बता दिया कि भाई जो माइटोटिक डिवीजन हुआ वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, वहाँ से ओवम बना और स्पर्म इंटर कर चुका था। स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस छोड़ दिया, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गया, तो वहाँ से जाइगोट बन गया। और अगर जाइगोट के अंदर एक्स क्रोमोजोम आते हैं तो वो जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। अगर जाइगोट के अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम आते हैं तो बेबी जो होगा वो मेल होगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब जो जाइगोट बना आपका, जाइगोट बनने के बाद में द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक का मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसके अंदर आ रहे हैं, एक इक्वेशनल डिवीजन जो आपका माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा जाइगोट के अंदर, मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। जैसे ही उसके अंदर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होना हुआ, तो वो इस्थमस की तरफ मूव करने लगेगा, एम्फूला से इस्थमस की तरफ मूव करने लगेगा। और इस डिवीजन होने वाली प्रोसेस को जो नाम देंगे हम, ओविडक्ट में पहुंचने वाली और डिवीजन होने वाली प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलेंगे। तो क्लीवेज में फिर वहाँ से आगे वो यूट्रस की तरफ आएगा, टूवार्ड द यूट्रस, एंड फॉर्म्स 2 सेल 4 सेल 8 सेल डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ से अब आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी बताता हूँ मैं आपको, ये जो जाइगोट बना हुआ अभी, जाइगोट में ये आपको बाहर छोटी छोटी सेल दिखाई दे रही है, ये सेल अभी कोरोना रेडिएटा की हैं। इसमें अभी वही प्री वेटलाइन स्पेस भी है, जोना प्लूसिडा भी है। यहाँ पे ये जाइगोट का न्यूक्लियस है अंदर की तरफ। अब जाइगोट के न्यूक्लियस में ये सेल है आपका, ये प्री वेटलाइन स्पेस आपका जोना प्लूसिडा सेम रहेंगी, बट यहाँ पे अंदर अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। जब सेल डिवीजन हो रहा है तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जोना प्लूसिडा लेयर टूटी नहीं है, वो अभी
ऐसी की ऐसी ही लेयर है, तो इसका जो जायगोट है उसका साइज ग्रो नहीं होगा, इसलिए सेल जो है वो छोटी छोटी होती चली जाएंगी। अगर 2 सेल स्टेज है आपका, 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, इनको हम डॉटर सेल बोलेंगे इसके अंदर। और इन सेल स्टेज को, इन सेल को जो नाम देंगे हम, वो नाम देंगे ब्लास्टोमियर्स। तो केवल सेल को नाम दिया जा रहा है आपका ब्लास्टोमियर्स। इसके बाद द एम्ब्रियो विद 8 to 16। अब एम्ब्रियो के अंदर आपको 8 to 16, अगर 8 से लेकर के 12 ब्लास्टोमियर हमें देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम मोरूला बोलेंगे। अगर हमारे पास में जो जायगोट है, जायगोट के अंदर जो क्लीवेज हुआ उसमें पहले 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज बना, अगर उसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर हैं या फिर उसके अंदर 16 ब्लास्टोमियर हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मोरूला। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसाइट्स। तो जो मोरूला के अंदर कंटिन्यू लगातार डिवाइड होता चला जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा किसके अंदर, ब्लास्टोसाइट में। तो ब्लास्टोसाइट होगा वो एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस। अभी आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, पहले आप एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ लीजिए। वो आगे यूट्रस की तरफ मूव करेगा। ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसाइट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर। वो 2 लेयर में बन चुका है आपका। पहली लेयर को हम बोलेंगे, आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल जो होगा वो ट्रोफोब्लास्ट जो अटैच है उसे हम बोलेंगे इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट सराउंडेड अटैच द एंड्रोमीटियम एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो। जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर होंगी वो एंड्रोमीटियम के साथ में अटैच हो जाएंगी, और जो इनर सेल मास है उनके अंदर भी डिफ्रेंशिएट होगा और वो बनाएंगे एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसाइट। जो ब्लास्टोसाइट के अंदर जो सेल्स थी वो कवर थी, वो इम्प्लांटेशन अटैच होने के बाद में आपकी उनके अंदर बहुत सारे डिवीजन होते चले जाएंगे, उनके रैपिडली, बहुत तेज तेज। इसके रिजल्ट में जो ब्लास्टोसाइट्स है आपका बिकम एम्बेडेड इन द एंड्रोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की एंड्रोमीटियम के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर घुस जाएगा, और इसी घुसने को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और वहाँ से हमें पता चलता है कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो यहाँ से अभी आप एक बार एनसीईआरटी डायग्राम समझ लीजिए। इस डायग्राम से यहाँ पे आपको मैं क्लियर समझाता हूँ आपको। तो ये डायग्राम दिया हुआ आपका फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, जो ये सेल्स हैं आपके अंदर वाली, इन्हें ब्लास्टोमियर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये 8 सेल स्टेज है, इस स्ट्रक्चर को हम मोरूला का नाम दे सकते हैं। ये मोरूला, ये आपका 16 सेल स्टेज है, इसको भी हम मोरूला बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे ये इस्थमस एम्फुला जंक्शन है, यहाँ पे ये काम हुआ। 1-2 दिन के अंदर आपका यहाँ पे मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो सॉरी, मोरूला बन जाएगा आपका 2 दिन के अंदर, और चौथे दिन आकर के आपका कंप्लीटली ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपको 2 टाइप की सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सेल जो हैं, लेयर जो बना रही हैं बाहर वाली, आउटर लेयर, इन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और जो ये सेल का अंदर की तरफ जो एक ग्रुप बना हुआ है, इसे हम इनर सेल मास बोलेंगे। इनर सेल मास क्या काम करता है? इनर सेल मास जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये इनका कोई रोल नहीं है बेबी को बनाने के लिए। ये केवल क्या काम कर रही हैं, ये आपका क्रोनिक विलाई और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती हैं, और वहाँ से केवल इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे चौथे दिन आकर के आपका ये जो सेल होता है, वो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट जो बना, चौथे दिन, सॉरी, जो मोरूला था वो आपका चौथे दिन आकर के यूट्रस में आ जाएगा, और आपका 7वें दिन तक जो ब्लास्टोसिस्ट था वो आपका यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें, और साथ में ही आप नीट प्रीवियस ईयर की वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपके लिए सारे जितने भी अब तक के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए हुए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वो चल रहे हैं, अभी कंप्लीट वो क्वेश्चंस डाले नहीं है, केवल 11th क्लास के 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन ही अभी डाले हुए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक की डिमांड कर सकते हो कमेंट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।